So this is the 46th video on Newton's laws of motion. This is in continuation of the 45th video. इस वीडियो में भी I'll take up a numerical problem involving blocks, pulleys and string, in which the concept of combined equation of motion and constraint theory will be used. Okay. So first I'll draw the diagram of the problem. Okay. ये आपका ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये वेज है उस पर जिसका मास 4m के बराबर है। ये वेज जो है इस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करने के लिए फ्री है। ये वेज का जो इंक्लाइंड सरफेस है 30 डिग्री एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से। ये इसका स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द वेज है। ये ब्लॉक है जिसका मास m है। ये एक रस्सी से कनेक्टेड है। ये पुली जो है रिजिड पुली है जो इससे अटैच्ड है ब्लॉक वेज से। ये स्ट्रिंग है, देखिए यहाँ पर एक ये वर्टिकल वॉल है यहाँ पर। ये देखिए लाइक दिस, इट इज समथिंग लाइक दिस। इसको लाइन को मिटाते हैं, कंफ्यूजन कॉज करेगा। ये देखिए, ये देखिए, तो ये आपका फिक्स वर्टिकल वॉल है। दो रॉड से दो मासलेस पुली अटैच्ड है और ये आपका स्ट्रिंग है, ये वाला। दिस स्ट्रिंग इज मासलेस इनएक्सटेंसिबल और स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है। ये वेज है मास 4m का, एक ब्लॉक है मास m का। दिस नो फ्रिक्शन एनीवेयर। ये ब्लॉक जो है वेज के इंक्लाइन सरफेस को स्लाइड करने के लिए फ्री है। ये स्ट्रिंग मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये स्ट्रिंग जो है वेज से अटैच्ड है, फाइन। और ये पुली आपका वॉल से फिक्स्ड है। अब ये सिस्टम को रिलीज किया गया है फ्रॉम रेस्ट। बताना है कि वेज का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा। टू फाइंड, ये वेज है, ब्लॉक है, द एक्सेलरेशन ऑफ वेज with respect to g meaning ground, when the system is released from rest। यही सवाल है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कंस्टेंट थ्योरी को हम जो ठीक से एम्फेसाइज करेंगे। कंस्टेंट थ्योरी का पावर इसमें प्रॉब्लम में दिखेगा आपको। कंस्टेंट थ्योरी कितना पावरफुल कंसेप्ट है आपको इस प्रॉब्लम से क्लियर हो जाएगा। समझ गया ना। तो देखिए, सबसे पहले रिलीज करने पर क्या होगा कि वेज उधर ही जाएगा, कोई फ्रिक्शन उक्शन कहीं नहीं है। वेज का मानते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ए है जो हमको पता करना है। अच्छा, वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक जो है कुछ एक्सेलरेशन बी से जाएगा। बी जो है सो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वेज के रेस्पेक्ट में। So B is the acceleration of m with respect to wedge, जिसको 4m लिख रहे हैं। ठीक है। और ये पुली है, ये आपका पुली P1 हो गया, ये पुली P2 हो गया, ये पुली P3 हो गया। ठीक है, ऑलराइट, फाइन। ये सिचुएशन है, जाके देखिए। ठीक है, हम लोग को ये सब पता करना है। ठीक है ना। देखिए, तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका फ्री बॉडी बनाते हैं इसके वेज के फ्रेम में। ठीक है ना। वेज के फ्रेम में स्मॉल m का फ्री बॉडी बनाते हैं। तो वेज के फ्रेम में, तो वेज फ्रेम में उसका फ्री बॉडी बनाते हैं ब्लॉक ऑफ मास m का। उस पर एक रियल फोर्स लगेगा mg, इसका जो वेट है नीचे। वेज का इंक्लाइन सरफेस से नॉर्मल फोर्स n लगाएगा। ये रस्सी में टेंशन T है। अच्छा, T स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग इज मासलेस और स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। Therefore, at all points of the same string, tension is the same. Suppose कि ये tension the string at all points is T, तो T दिखा दिए, ये तीन रियल फोर्सेस पर दिखा दिए हम। अच्छा, वेज जो है ग्राउंड फ्रेम यानी इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा है, सो एक ट्रांसलेटिंग NIRF है। यहाँ से देखेंगे इसमें एक सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स ए के ऑपोजिट लगेगा, लेफ्टवर्ड लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा MA होगा। हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको न्यूटन लॉ लगाते हैं वेज के फ्रेम में डाउन द इंक्लाइन। अब डाउन द इंक्लाइन लगाएंगे तो n तो राइट एंगल पर है, उसका कंपोनेंट होगा नहीं। कंपोनेंट खाली इसका, इसका और इसका होगा। तो डाउन द इंक्लाइन न्यूटन लॉ इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे mg sin 30 डिग्री, mg sin 30 डिग्री
प्लस MA cos 30 डिग्री माइनस T इज इक्वल्स टू M टाइम्स B। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। फाइन, इसको लिखेंगे कैसे, mg/2 cos 30 sin 30 की वैल्यू डाल दिए माइनस T इज इक्वल टू MB। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। देखिए mg/2 प्लस MA√3/2 माइनस T इज इक्वल टू MB, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन जो भी सेटअप। ओके, तो ये आपका एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। फाइन, अच्छा अब जरा हम लोग क्या करेंगे, वेज और ब्लॉक का कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे राइटवर्ड डायरेक्शन में। कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन का सारा थ्योरी आपको 19वां 20वां 21वां वीडियो में चले जाएगा, न्यूटन्स लॉ का, उसमें मिल जाएगा सारा। प्लेलिस्ट में जाके देखिए 19th 20th एंड 21st वीडियो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें मिल जाएगा आपको, उसमें आपको मिल जाएगा सारा ये कंबाइंड इक्वेशन का सारा थ्योरी डिस्कस्ड है। तो कंबाइंड इक्वेशन में 4m और m का लिख रहे हैं, वो हमेशा ग्राउंड में लिखाता है, उसमें खाली रियल फोर्सेज आएगा। पहले हम लोग m और 4m का सेपरेट फ्री बॉडी बनाते हैं ग्राउंड फ्रेम में। ग्राउंड फ्रेम में खाली रियल फोर्स आएगा, जैसा कि हम बोल चुके हैं, mg हो गया, n हो गया और t हो गया। देखिए ये हो गया ब्लॉक का फ्री बॉडी ग्राउंड फ्रेम में। अब जो वेज का फ्री बॉडी ग्राउंड फ्रेम में बनाएंगे, ठीक है। वेज में देखिए क्या क्या फोर्स आएगा, देखिए एक तो उसका वेट आएगा नीचे 4mg, एक ब्लॉक लगाएगा नॉर्मल फोर्स वेज पर न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग्स में, प्लस यहाँ पर आपका ये ग्राउंड डिस्लोकेशन नॉर्मल फोर्स N1 लगाएगा वेज पर, फ्रिक्शन तो है नहीं। अच्छा और देखिए ये रस्सी, देखिए रस्सी भी वेज से कनेक्टेड है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। पुली, इस पुली P1 को हम वेज का ही पार्ट मान रहा है। तब देखिए ये रस्सी वेज को यहाँ T फोर्स उधर खींचेगा, ये T हो गया। देखिए ये जो पुली P1 है वेज का ही पार्ट है, तो पुली P1 पर देखिए रस्सी जो फोर्स लगाएगा वो इफेक्टिवली एक पॉइंट इधर लाएगा, एक इधर लाएगा। तो इसमें देखिए पुली का पार्ट है, एक T ऐसे लाएगा देखिए, और एक T यहाँ पर लाएगा, समथिंग लाइक दिस। देखिए ऐसे ये T हो गया आपका, मतलब कि ये रस्सी देखिए इस पुली P1 को, इतना पोर्शन ऑफ P1 को प्रेस करेगा, उसका रिजल्टेंट लेंगे तो इफेक्टिवली एक T उधर लाएगा, एक T यहाँ लाएगा। मैंने ये वाला T जो लग रहा है पुली के हाईएस्ट पॉइंट लग रहा है रस्सी का टेंशन, और एक ये वाला जो लग रहा है जहां पर ये पुली रस्सी जस्ट पुली से कांटेक्ट में आता है, वहां का वो टेंशन T है। देखिए यहाँ जाके देखिए पूरा फ्री बॉडी आपको हम बना दिए हैं, ठीक है। अब इन दोनों कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे उस डायरेक्शन में। आप देख लीजिए उसमें कि इंटरनल फोर्स तो आएगा नहीं, एन इंटरनल फोर्स से चला गया आउट ऑफ कंसिडरेशन। ब्लॉक और वेज के लिए ये T और T भी इंटरनल फोर्स आउट ऑफ कंसिडरेशन हो गया। तो एक्सटर्नल फोर्स खाली ब्लॉक वेज के लिए ये है, ये है, ये है और ये है और ये है। अब हम लिख रहे हैं उस डायरेक्शन में, उसमें खाली इन तीनों का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, कंपोनेंट खाली T और T का आएगा। कितना आएगा, 2T आएगा। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन 2T हो गया। अब उसको लिखेंगे समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन ओवर पार्टिकल्स ऑफ वेज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उस डायरेक्शन में, जो कितना है, A है। इसको लिखेंगे 4ma लिखेंगे। ओके फाइन, प्लस मास टाइम्स एक्सेलरेशन किसका, ब्लॉक का, ग्राउंड फ्रेम में, किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में। अब ये कंसेप्ट भी आपको चाहिएगा, तो क्या बोलते हैं कि 19वां 20वां वीडियो में सारा डिटेल मिल जाएगा इसका भी। फिर भी हम मेथड हम डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं। यहाँ पर जानते हैं क्या आएगा, यहाँ आएगा a - b cos 30 आएगा। इसको हम समझा देते हैं कैसे आएगा। उसके लिए क्या करते हैं, ब्लॉक को हम लेबलिंग कर देते हैं। ब्लॉक को P कहा गया, हमको इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में चाहिए इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन को नाम दे देते हैं। सपोज उस डायरेक्शन को नाम देते हैं से एक्स एक्सिस लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टर्म, पहले टर्म का नाम लिखेंगे, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसको लिखेंगे कैसे, APG इंटू वॉट, एक्स। देखिए एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके फाइन, यही कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्मूला ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2T इज इक्वल टू 4ma प्लस n टाइम्स। अब इसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ डॉट प्रोडक्ट, इसको लिखेंगे APG डॉट आई हैट। इसमें आई हैट क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन है, वो आई हो गया, आई हैट हो गया। फाइन, ऑलराइट, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए तो 2T इज इक्वल टू 4ma प्लस n टाइम्स, इसको लिखेंगे APG को लिखेंगे ट्रांसलेटिंग फ्रेम के फॉर्मूला से
ए पी डब्ल्यू प्लस ए डब्ल्यू जी डॉट आई हैट, यहाँ डब्ल्यू मीन्स वेज, जो 4m मास का ट्रायंगुलर ब्लॉक है वही मेरा वेज है जिसको हम डिनोट किए हैं डब्ल्यू से। ठीक है, इसको लिखेंगे 2t इज इक्वल टू 4ma प्लस n टाइम्स APW हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक P विद रिस्पेक्ट टू वेज जो कि वेक्टर B है, प्लस AWG जो वेक्टर A हो गया डॉट आई हैट हो जाएगा। तो 2t हो जाएगा 4ma प्लस, इसको तोड़ देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, b डॉट आई हैट प्लस a डॉट आई हैट हो जाएगा। इसको लिखेंगे 2t इज इक्वल टू 4ma। अब b डॉट आई हैट क्या होगा, b इधर है आई हैट उधर है, एंगल 150 डिग्री होगा बाय ज्योमेट्री। इसको लिखेंगे b इंटू 1 इंटू कॉस 150 डिग्री जो कि -√3/2 हो जाएगा, और प्लस a डॉट आई सिंपली a हो जाएगा जो कि a इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री जो कि a हो जाएगा। यानी कि ये देखिए ये इक्वेशन हमको मिला। अच्छा, इसको क्या करते हैं ना, इधर जरा ऐसा मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। फाइन, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2t इज इक्वल टू 4ma प्लस m इंटू a माइनस b√3/2, a माइनस b√3/2। तो 2t को लिखेंगे 4ma प्लस ma कितना होगा, 5ma होगा, माइनस mb√3/2। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। देखिए, अच्छा, नंबर ऑफ अननोन्स काउंट कीजिए, ए बी और टी, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन लिखा चुका है। अब एक और इक्वेशन कहां से आएगा, कंस्ट्रेंट थ्योरी से। ए और बी को हमको रिलेट करना होगा, वी हैव टू रिलेट ए एंड बी, समझ गए। तो ए और बी को रिलेट कैसे किया जाए, देखिए एक बात हम बोलेंगे, अब तक हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन का जितना भी हिसाब बनाया जिसमें रस्सी प्रेजेंट था, सारा केस हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन ग्राउंड के फ्रेम में लिखे थे, समझे। बट आपको हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, बार बार एम्फेसाइज किए हैं कि जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखते हैं इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। अब स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट खाली एक फ्रेम में नहीं, हर फ्रेम में है, इसलिए हर फ्रेम में कंस्ट्रेंट रिलेशन वैलिड होगा। और वो कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या है, टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ऑल द ब्लॉक्स इन कांटेक्ट विथ इट, ऑन ऑल द बॉडीज इन कांटेक्ट विथ इट इज जीरो इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम ऐसा करते हैं समझाने के लिए कंस्ट्रेंट थ्योरी को, इसमें हम 2 अलग अलग वे में निकालेंगे रिलेशन। एक तो कंस्ट्रेंट थ्योरी ग्राउंड फ्रेम में लगाएंगे, फिर कंस्ट्रेंट थ्योरी वेज के फ्रेम में लगाएंगे। दोनों में से आपको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं मेथड को, इस अच्छा समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए, अच्छा इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ना कि जैसे मान लेते हैं डायग्राम थोड़ा सा यहाँ रिड्रॉ करते हैं, क्लमजी नहीं हो जाए। ये देखिए, ये वेज हो गया, 30 डिग्री एंगल हो गया, ये पुली हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये रस्सी है, देखिए ऐसे लाइक दिस, देखिए, ठीक है। मान लीजिए किसी स्मॉल टाइम स्मॉल टी से टी प्लस डी टी में ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ dx अमाउंट से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उतना ही देर मान लीजिए इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक नीचे गया dl से गया विथ रेस्पेक्ट टू वेज है। तो dl जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज है इन द टाइम t टू t प्लस क्या dt, और उतना ही देर में वेज का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट dx है, किधर राइटवर्ड डायरेक्शन में। फाइन, ऑलराइट। अब हमको रिलेट करना है ए और बी को। अगर हम लोग dx और dl को ये कर देंगे, रिलेट कर देंगे, तो ए भी रिलेट हो जाएगा। जस्ट dx को रिप्लेस कर देंगे ए से और dl को रिप्लेस कर देंगे बी से, डायरेक्ट हमको रिलेशन मिल जाएगा, कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है। अब देखिए, तो dx dl को रिलेट करेंगे तो कंसेप्ट वही है, टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ऑल बॉडीज इन कांटेक्ट विथ इट एड्स अप टू 0 इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए पहले हम कंस्ट्रेंट रिलेशन ग्राउंड फ्रेम में लगाते हैं, उसके बाद कंस्ट्रेंट रिलेशन वेज के फ्रेम में लगाएंगे। दोनों में हम लगा के बताते हैं आपको, ये दोनों मेथड से आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाते हैं इन द फ्रेम ऑफ ग्राउंड। तो देखिए सबसे पहले, अब रस्सी किस किस से कांटेक्ट में है बताइए। ये रस्सी वेज से कनेक्टेड है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, वेज से कनेक्टेड है। अच्छा, रस्सी इस पुली पर होकर पास कर रहा है, पुली से भी कांटेक्ट में है। अच्छा, ये रस्सी इस पुली पर होकर पास कर रहा है, पुली P2 पर, P2 से भी कांटेक्ट में है। अच्छा, ये रस्सी पुली P1 से भी कांटेक्ट में है, देखिए ऐसे।
और प्लस ये रस्सी इससे भी कांटेक्ट में है, ब्लॉक से अटैच्ड है यहाँ पर। तो किसे किसे कांटेक्ट में है? इससे, वेज से, पुली से, पुली P3, पुली P2, पुली P1, ब्लॉक P। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ऑल बॉडीज इन कांटेक्ट विथ इट इज 0 इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ये वर्क कंस्ट्रेंट रूल लगाएंगे ग्राउंड फ्रेम में। ठीक, तो सबसे पहले अब हम जब ग्राउंड फ्रेम में लगाएंगे तो सारा डिस्प्लेसमेंट जो लेंगे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ना वर्क डन, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, सारा डिस्प्लेसमेंट को हम ग्राउंड के फ्रेम में लिखेंगे क्योंकि हम ग्राउंड फ्रेम में कंसंट्रेशन लिख रहे हैं। तो चलिए पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर टी इधर, इस पर टी इधर लग रहा है, रस्सी फोर्स इधर लगा रहा है और ये पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है dx उधर। तो कितना वर्क करेगा टी इस पर ग्राउंड के फ्रेम में? टी dx cos 0 डिग्री। देखिए अभी हम कंसंट्रेशन ग्राउंड के फ्रेम में लिख रहे हैं, सारा डिस्प्लेसमेंट भी ग्राउंड फ्रेम में लिखेंगे। तो टी इस पर इधर लगता है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वही है जो वेज का है dx। तो टी इधर dx उधर, कितना वर्क किया रस्सी इस वेज पर? टी dx cos 0 डिग्री। इसको लिखेंगे टी dx cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। अच्छा अब जरा यहाँ आइए, देखिए अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं, फिर से समझा रहे हैं इन व्यू ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस। ऐसे हम प्रीवियस वीडियोस को डिटेल में बता चुके हैं आपको, बट स्टिल हम इन व्यू ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस हम रिपीट कर रहे हैं उसको। देखिए ये जो पुली P3 है मेरा, देखिए ये पुली का सेंटर हो गया, देखिए रस्सी इससे, ये जो रस्सी आ रहा है देखिए ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, देख रहे हैं लाइक दिस। ये देखिए इसे, ये रस्सी देखिए पुली P3 के क्वार्टर पोर्शन से कांटेक्ट में है, देख रहे हैं। तो हर जगह रस्सी इस पुली पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा। ओके, अब ये सारा नॉर्मल फोर्स जो दिखा रहे हैं, बहुत सारा नॉर्मल फोर्स है जो बहुत जगह रस्सी जहां जहां पुली से कांटेक्ट में है, P3 से, क्वार्टर पुली से, 1/4 पुली से, वहां नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। अब इसका अगर वेक्टर्स हम निकालेंगे रिजॉल्व करके दो डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंटली इस पुली पर एक रस्सी एक टेंशन यहाँ लगा रहा है इस पॉइंट पर, और एक रस्सी इस पर टेंशन टी इधर लगा रहा है। इफेक्टिवली यही हम बोलेंगे। आई होप क्लियर है आपको ये, मतलब कि ये एक्चुअल एफबीडी ऑफ द पुली है ड्यू टू स्ट्रिंग इन कांटेक्ट विथ इट, और ये इक्विवेलेंट एफबीडी है। इसको हम आपको 20वां वीडियो में बहुत डिटेल में, 20वां नहीं, फ्री बॉडी इसका 31वां वीडियो में बता चुके हैं बहुत डिटेल में। 31वां वीडियो, 31st वीडियो चले जाइए, उसमें सारा मिल जाएगा डिटेल्स। तो हम बोले यहाँ पर देखिए रस्सी पुली का क्वार्टर पोर्शन जो है, पुली P3 जो है, पुली P3 इसका क्वार्टर पोर्शन जो है रस्सी से कांटेक्ट में है। तो जो क्वार्टर पोर्शन ऑफ पुली पर रस्सी इसमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द पुली P3। इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे रिजॉल्व करके XY में, तो हम बोलेंगे एक पुली इस रस्सी इस पुली पर एक टी यहाँ लगा रहा है इधर लेफ्टवर्ड, मैंने इस पॉइंट पर लगा रहा है खाली, और एक फोर्स इधर लगा रहा है टी इधर, और कहीं पर भी रस्सी की फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है। ये इक्विवेलेंट सिचुएशन है, समझ गए। अब देखिए, अब इसका हम इस पर वर्क डन निकाल रहे हैं पुली रस्सी के द्वारा। तो रस्सी इस पर एक टी यहाँ लगा रहा है, एक टी यहाँ लगा रहा है, तो ये टी कितना वर्क करेगा इस पर? टी इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पर ग्राउंड में तो पुली फिक्स्ड है, ये वर्क टी इंटू 0, वर्क डन 0 हो गया, प्लस 0 लिख दिए। अच्छा यहाँ भी सेम कंसेप्ट है, देखिए टी इस पर इधर लग रहा है और ये पॉइंट जो पुली का है ग्राउंड में फिक्स्ड है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो ये रस्सी इसको कितना वर्क करेगा? 0 वर्क करेगा, प्लस टी इंटू 0 यानी 0 हो गया। अब यही आर्गुमेंट या पुली P2 पर आइए। अब पुली P2 पर देखिए एक रस्सी इस पर अगेन P2 के क्वार्टर पोर्शन पर रस्सी कांटेक्ट में है, इसमें हर क्वार्टर पोर्शन ऑफ P2 पर रस्सी इसको नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब उसको रिप्लेस करेंगे इक्विवेलेंट से, जैसे इसमें किए थे, तो हम बोलेंगे इस पुली पर एक टी ऐसे रहेगा इस पॉइंट पर, और एक टी यहाँ लगेगा इस पॉइंट पर, बाकी कोई पॉइंट पर रस्सी का कोई इफेक्ट नहीं है, इक्विवेलेंट सिचुएशन है। अब यहाँ देखिए इस पॉइंट को देखिए, अब टी इधर लगता है, ये पॉइंट ग्राउंड में फिक्स्ड है, ये टी इसमें 0 वर्क करेगा, एक और 0 लिख दिए। अब यहाँ देखिए टी ऐसे लगता है, ये भी रेस्ट पर है पॉइंट ग्राउंड में, उसको भी 0 वर्क करेगा, टी इंटू 0 0 हो गया। अब जरा इस पुली को देखिए, पुली P1 को, अब पुली P1 को जरा देखिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा पुली P1 जो देख रहे हैं, पुली P1 थोड़ा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। देखिए ये रस्सी देखिए ऐसे आ रहा है, देखिए ये वेज का इंक्लाइन है, देखिए ऐसे लाइक दिस, ये देखिए लाइक दिस, एम मास का ब्लॉक है, देखिए। तो रस्सी इसे इतना पोर्शन पुली से कांटेक्ट में है, देख सकते हैं। ये पुली का P1 का हाईएस्ट पॉइंट है, देखिए दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पुली P1, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री एंगल हो गया, फाइन। अच्छा देखिए रस्सी, ये जो रस्सी देख रहे हैं पुली P1 से कांटेक्ट में जो है, इतना पोर्शन ऑफ पुली P1 से रस्सी कांटेक्ट में है, देख सकते हैं। तो ये एंगल बाय ज्योमेट्री ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो रस्सी जो देखिए इस पुली पर, रस्सी इतना पोर्शन ऑफ पुली पर कांटेक्ट में है, उसके 12वां पोर्शन में 30 डिग्री है, टोटल 360 डिग्री है, 360 का 12वां हिस्सा है।
तो इस पुली P1 के सर्कमफ्रेंस का जो 12th हिस्सा है, 12वां हिस्सा, 1/12, उसी से रस्सी कांटेक्ट में है। तो रस्सी इस पुली P1 के हर पॉइंट पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में तो हमको एक रिजल्टेंट आएगा, ऐसा रहेगा। और ये रस्सी इस पुली पर एक फोर्स T वहां लगा रहा है और ये रस्सी इस पुली पर एक T यहां लगा रहा है, बस दैट्स ऑल। समझ गए बात? और ये रस्सी जो है, ये रस्सी इस पुली का हाईएस्ट पॉइंट पे T उधर लगाता है और ये रस्सी इस पुली पर इफेक्टिवली T यहाँ लगा रही है। यही जो T लग रहा है इस पर, मतलब इन सारे फोर्सेस को रिप्लेस करेंगे वेक्टर सम से, यही दोनों फोर्स हमको मिलेगा। अब जरा देखिए, अब ये T वर्क करेगा इस पर। अब ये पॉइंट जो है पुली का उधर जा रहा है, वही जो वेज का डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि पुली वेज से रिजिडली फिक्स्ड है। तो वेज dx गया, ये भी उधर ही dx जाएगा, T भी उधर ही लगता है, तो कितना वर्क करेगा? T dx cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। तो प्लस क्या लिखेंगे? T dx लिखेंगे। हो गया? अच्छा, अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर T ऐसे लगता है, देखिए, और ये पॉइंट जो पुली का है dx उधर जा रहा है, एंगल कितना हो जाएगा? ये 30 है, ये 150 डिग्री हो जाएगा। तो T कितना वर्क करेगा? T dx cos 150 डिग्री। तो प्लस लिखेंगे T dx cos 150 डिग्री। cos 150 डिग्री क्या होगा? -√3/2 हो जाएगा। फाइन। अब बच गया क्या चीज? इस पर T डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक। डिस्प्लेसमेंट किसके फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में। ग्राउंड फ्रेम में का है? कंस्टेंट रिलेशन हम ग्राउंड फ्रेम में लिख रहे हैं। इस पर देखिए T इधर लग रहा है ना। अब इसको जरा मिटाते हैं, ठीक है? इसको हम सेपरेट लिखेंगे, अभी एक जगह खत्म हो गया है। तो देखिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस प्लस, अब इसको इसका लिखेंगे T डॉट, इसका डिस्प्लेसमेंट किसके फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में। किस कौन से टाइम इंटरवल में? T से T प्लस dt में। तो उसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं ग्राउंड फ्रेम में है से dpg, P फॉर ब्लॉक, G फॉर ग्राउंड, D फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये सब एड अप करके क्या देगा? 0 देगा। कन्विंस्ड है? सपोज ये सब 0 सब हट गया, बच गया T dx प्लस T dx, 2T dx हो गया, माइनस वॉट? T dx √3/2 हो गया, प्लस T डॉट dpg। dpg मीनिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? अब उसका डिस्प्लेसमेंट का दो कंपोनेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, जो कि कितना माने हैं? dl माने हैं। इसको लिखेंगे dl वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कितना होगा? dx मान लिया उधर, dx गया उधर, dx माने थे अभी, dx लिख रहे, देखिए dx लिखा हुआ है, तो प्लस क्या? dx एड्स अप टू व्हाट? 0। फाइन। अब ये देखिए, इसको इवैल्यूएट करते हैं, तो 2t dx माइनस t dx √3/2 प्लस प्लस, अब ये क्या होगा? T डॉट, अब T डॉट ये तोड़ेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से तोड़ेंगे, T डॉट dl प्लस T डॉट क्या? dx एड अप करके कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फाइन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं ना, ये कुछ मिटाते हैं, जरा इसको मिटा देते हैं। तो ये देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां देखिए 2t dx माइनस t dx √3/2। अब t डॉट dl क्या होगा? t इधर है, dl इधर है, तो t dl cos 180 डिग्री हो जाएगा, तो प्लस t dl cos 180 डिग्री क्या होगा? -1 हो जाएगा, प्लस t dx हो जाएगा। अब इस पर t इधर लगता है, dx इधर है, एंगल 30 डिग्री है। ये वाला t जो है, इस पर जो टेंशन लग रहा है वो इधर लग रहा है, और dx इधर है, तो एंगल 30 डिग्री है, तो प्लस t dx cos 30 डिग्री √3/2, सब एड अप करके क्या आ गया? 0 आ गया। अब देख लीजिए, t dx √3/2 माइनस कट गया दोनों, tt भी कट गया, 2 dx माइनस dl बराबर 0 हो गया, यानी dl बराबर हो गया 2 dx हो गया। तो करस्पॉन्डिंग a और b में रिलेशन क्या होगा? dl को रिप्लेस कर दीजिए करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन b से, और 2 dx को रिप्लेस कर दीजिए किससे? a से। यही कंसेंट रिलेशन आ गया, देखिए b = 2a आ गया। लेकिन आप देख सकते हैं काफी लेंथी हो गया, देखिए कितना सारा टर्म्स हमको निकालना पड़ गया। मैंने आ तो गया, यही कंसेंट रिलेशन b बराबर 2a है, बट आप देख सकते हैं मेथड क्वाइट लेंथी हो गया है। मेथड हैज बिकम क्वाइट लेंथी, काफी लेंथी मेथड हो गया है यूज करने में। सो हाउ टू डू इट इन इजियर वे, दैट इज द क्वेश्चन। देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपको हम बताया ना, बार बार रिपीट किया है इस बात को, कंसेंट रिलेशन किसका कॉन्सिक्वेंस है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग खाली एक फ्रेम में नहीं कांस्टेंट है, तो हर फ्रेम में कांस्टेंट है, तो हम किसी भी फ्रेम में कंस्टेंट थ्योरी लगा सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं
कंस्ट्रेंट थ्योरी लगाते हैं इन द फ्रेम ऑफ वेज फ्रेम में कंस्ट्रेंट थ्योरी लगाते हैं, तो हम लोग देखेंगे उससे हम लोग का कैलकुलेशन काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। समझ गए ना बात? अब देखिए उसको लगा के दिखाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए तो हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखते हैं इन द फ्रेम ऑफ वेज। कंस्ट्रेंट रिलेशन इन द वेज फ्रेम, ठीक है। तो जब कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखेंगे वेज फ्रेम में, तो टी डॉट डिस्प्लेसमेंट जो करेंगे सारा डिस्प्लेसमेंट वेज के रेस्पेक्ट में हम लेंगे, ठीक है ना। अभी ग्राउंड में लिए तो सारा डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखे थे, अब लिखेंगे वेज के फ्रेम में तो सारा डिस्प्लेसमेंट हम वेज के फ्रेम में कंसीडर करेंगे। फाइन, ऑलराइट। अब देखिए तो वेज फ्रेम में देखिए अगेन रस्सी का क्या को पॉइंट कंसीडर करेंगे, रस्सी किससे किससे अटैच्ड है, रस्सी वेज से अटैच्ड है इस पॉइंट पर, प्लस रस्सी इस पुली पर जैसा समझाया भी हम इफेक्टिवली यहाँ एक टी लगाएगा, एक टी यहाँ इधर लगाएगा, इस पर भी एक रस्सी टी इधर लगाएगा, एक हाईएस्ट पॉइंट टी इधर लगाएगा, इस पर भी रस्सी इफेक्टिवली एक टी इधर लगाएगा, एक इस पॉइंट पर टी इधर लगाएगा, इस ब्लॉक पर टी खाली इधर लगाएगा। इन सब पर हम टी डॉट डिस्प्लेसमेंट करके एडअप करके जीरो से इक्वेट कर देंगे और सारा डिस्प्लेसमेंट हम वेज के फ्रेम में लेंगे क्योंकि वेज फ्रेम में कंस्ट्रेंट रिलेशन लिख रहे हैं। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब यहाँ पर टी लग रहा है, उधर वेज के फ्रेम में ये पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन क्या होगा रस्सी के द्वारा इस पॉइंट पर टी इंटू जीरो, तो टी इंटू जीरो हो गया। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ पुली को देखिए, इस पुली पर हम समझाए थे जैसे यहाँ देखिए बना हुआ है, इस पुली पर देखिएगा तो बोलेंगे कि रस्सी इफेक्टिवली इस पुली पर एक इस पॉइंट पर टी लगा रहा है और एक इस पॉइंट पर टी लगा रहा है। देखिए अब यहाँ देखिए इस पॉइंट पर क्या लिखेंगे, अब इस पर टी इधर लगता है, अब इस पॉइंट को हमको पुली के P3 के इस पॉइंट का हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, किसके फ्रेम में चाहिए, वेज फ्रेम में चाहिए। और देखिए वेज फ्रेम ग्राउंड फ्रेम में पुली रुका dx उधर जा रहा है, ग्राउंड फ्रेम में पुली P3 रेस्ट पर है, तो वेज के फ्रेम में ये पुली dx डिस्टेंस इधर आकर दिखेगा। ये जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर वेज के फ्रेम में ये dx डिस्टेंस इधर जा रहा होगा और टी भी इधर ही लग रहा है, तो ये वर्क कितना करेगा इस पॉइंट पर वेज फ्रेम में, टी dx cos 0 डिग्री, तो क्या लिखेंगे प्लस टी dx cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब जरा इस पॉइंट को देखिए, इस पर टी इधर लगता है और वेज के फ्रेम में ये पॉइंट dx इधर डिस्प्लेस हो रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका वर्क डन होगा टी dx cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री जीरो होता है तो +0 लिखा गया। अब जरा इस पॉइंट पर देखिए, इस पुली को देखिए, हाईएस्ट यहाँ जो पुली P2 है, पुली P2 देखिए जरा, अब पुली P2 को देखिएगा अगर तो इफेक्टिवली इस पर एक रस्सी ऐसे टेंशन लगा रहा है और एक इस पॉइंट पर टी लग रहा है। अब ये पॉइंट देखिए, पुली का ये पॉइंट वेज के फ्रेम में dx डिस्टेंस इधर जाएगा जैसे ही जा रहा था, ये भी जाएगा उधर dx, और t इसको इधर लगता है, एंगल राइट एंगल है, तो वर्क करेगा कितना t dx cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री जीरो होता है तो भी जीरो हो गया। देखिए अब जरा इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर t इधर लग रहा है और वेज के फ्रेम में इसका भी डिस्प्लेसमेंट dx इधर होगा, तो t dx cos 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा t dx हो गया। फाइन, ऑलराइट, ये हो गया आपका। अब जरा इसको देखिए, अब इसको देखिए, इस पर टी दो को टी लग रहा है, जैसे इसको मिटाते हैं जरा, ठीक है। इस पुली पर दो को टी लगता है, देखिए एगो टी ऐसे लगता है, एगो टी ऐसे लगता है। अब इस पॉइंट पर टी ऐसे लग रहा है, इसका वेज फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्योंकि ये पुली जो है वेज से रिजिडली फिक्स्ड है, तो टी डॉट जीरो करेंगे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा सेम केस यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जीरो होगा क्योंकि ये पॉइंट पर टी लग रहा है, ये पॉइंट पुली में फिक्स्ड है और पुली P1 जो वेज में फिक्स्ड है, ये पॉइंट वेज में फिक्स्ड है, तो वेज के फ्रेम में इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, टी इंटू जीरो करेंगे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब बच गया इस पर देखिए, अब इस पर टी इधर लगता है, इसके फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट dl इधर है, क्योंकि इसके फ्रेम में लिख रहे हैं इसका डिस्प्लेसमेंट इसके फ्रेम में लेंगे क्योंकि dl इधर माने इधर, तो टी इधर dl उधर, एंगल क्या होगा टी dl cos 180 डिग्री, तो कितना लिखाएगा प्लस टी dl cos 180 डिग्री क्या होगा -1। ये सब ऐड अप करके क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। फाइन, तो क्या इक्वेशन मिल गया देखिए, 2t dx बराबर हो जाएगा कितना t dl, अब टी देखिए कट जाएगा इसमें, यानी dl क्या हो जाएगा 2 dx आ गया। देखिए वही रिलेशन आया जो मेथड 2 से हम लोग आया था, देखिए मेथड 1 से आया था dl बाय 2 dx, ये dl बाय 2 dx आ गया, बट मच इजियर मेथड से आ गया। देखिए कम कैलकुलेशन करना पड़ा एज कंपेयर टू फर्स्ट मेथड। तो ये कंस्ट्रेंट थ्योरी का पावर है, कंस्ट्रेंट थ्योरी को आप किसी भी फ्रेम में अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स ऑल। अब कोई भी कन्वीनियंट फ्रेम आप प्रॉब्लम में डिसाइड करके डिसाइड कीजिए, पढ़ के डिसाइड कीजिए कि किस फ्रेम में सॉल्व करना सबसे मोस्ट सुटेबल है, मोस्ट कन्वीनियंट होगा। तो इसलिए कंस्ट्रेंट थ्योरी हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इट्स वेरी पावरफुल। ये कोई ट्रिक या कोई जस्ट कोई शॉर्टकट नहीं है कोई, इट्स अ फुल बैकिंग ऑफ थ्योरी, समझे ना। तो dl बाय 2 dx हो गया, बट हमको रिलेशन चाहिए किसके बीच, ए और बी के बीच।
तो dx को रिप्लेस कर देंगे करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि कितना a है, और dl को रिप्लेस कर देंगे करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज जो कि b है। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, b बराबर क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे। देखिए b बराबर क्या लिखाएगा, 2a हो गया। यही कंसीडरेशन दोनों मेथड से आ गया। अब बस इट्स मैटर ऑफ सॉल्विंग, दैट्स ऑल। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। सो देखिए ये कंस्ट्रेंट थ्योरी का प्रॉब्लम को हम बहुत डिटेल में समझा दिए हैं, समझे ना, आई फुली एक्सप्लेन इट, समझे कि नहीं। तो b बराबर 2a आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, दैट्स ऑल। ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ, सेकंड यहाँ, तो अब इस t को इससे निकाल के डाल दीजिए इसमें, तो 2 टाइम्स, अब t इससे क्या लिखेंगे, mg/2 प्लस ma√3/2 माइनस mb हो गया 2t, दैट इज सेम एज 5ma माइनस mb√3/2, फाइन, ऑलराइट। 2t, तो t कितना हो गया इससे, mg/2 प्लस ma√3/2 माइनस mb इज इक्वल टू 5ma माइनस mb√3/2, और b कितना है मेरा, b इज जस्ट इक्वल टू 2a, तो b को 2a कर देंगे। अब इसको देखिए m which will go away, this goes away, ठीक है, फाइन। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब इसमें आप सिंप्लीफाई कीजिए, 2g/2 क्या होगा, g, 2a√3/2 क्या होगा, a√3 माइनस 2b इक्वल टू 5a, b भी 2a हो गया, तो 2a√3/2, 2 कट गया, तो g इज इक्वल टू, अब b कितना 2a है, b भी 2a उधर उस साइड ले जाइए, तो a√3 उधर चला गया, 2b उधर, प्लस 5a माइनस 2a√3 उधर चला गया, b को कर देंगे 2a, तो 2 इंटू 2a प्लस 5a माइनस 2a√3, a कितना हो जाएगा, g/9 माइनस 2√3, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, समझ गया ना। ये देखिए यही a का वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू होगा। आई होप कि आपको समझ में, फ्रेश लिख देते हैं, देखिए, इसलिए a हो जाएगा g/9 माइनस 2√3, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, समझ गया ना। ये कंबाइंड इक्वेशन हो गया, ये आपका ब्लॉक का इक्वेशन, वेज, ये हो गया आपका उसका ब्लॉक का इक्वेशन वेज के फ्रेम में डाउन द इंक्लाइन, और ये कंस्ट्रेंट रिलेशन b बराबर 2a। इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, केयरलेस मिस्टेक नहीं है, बस हम वेरीफाई कर ले रहे हैं। तो t इससे आ गया मेरा, t आ गया, t हो गया आपका mg/2 प्लस ma√3/2 माइनस mb, 2 टाइम्स कर दिए, इज इक्वल टू 4ma प्लस ma हो गया माइनस mb√3/2, फाइन। अब इसमें m काट दिए, g प्लस a√3 माइनस 2b, ठीक, 5a माइनस 2a√3/2, 2 कट गया, ठीक, तो g कितना हो जाएगा, 2b प्लस 5a, ठीक, माइनस 2a√3, ठीक, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा, g हो जाएगा, b आपका 2a है तो 4a, 9a माइनस 2√3, 9 माइनस 2a, देखिए यही आंसर आ गया। देखिए इस तरह से ये प्रॉब्लम डिस्कस कर दिए हैं। जे पॉइंट बोलेंगे, अभी हम लोग जो निकाले थे dl बराबर 2dx, तो ये कंसिडर्ड रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए था, क्योंकि प्रॉब्लम में कोई वेरिएबल एंगल नहीं है, प्रॉब्लम में देयर इज नो एंगल विच इज वेरिंग विद टाइम, तो जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही रिलेशन एक्सेलरेशन का भी होगा। जैसे dl बराबर 2dx था, तो dl को रिप्लेस किए b से और dx को रिप्लेस किए a से, b बराबर 2a आ गया, समझ गया ना। अच्छा, कमिंग वीडियोस में हम ऐसा क्वेश्चन टेकअप करेंगे जिसमें एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन और कंस्ट्रेंट रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट सेम फॉर्मेट का नहीं होगा, कुछ वेरिएबल एंगल्स होगा उसमें, तो कमिंग वीडियोस में उसको हम डिस्कस करेंगे, समझ गए। तो यहाँ जाके देखिए ये प्रॉब्लम फुली सॉल्व कर दिया आपको, आई होप कि आपको ये फुली क्लियर है, ठीक है ना। इस तरह से मेथड डिमॉन्स्ट्रेट कर दिए हैं, इसको ठीक से देखिए, समझिए, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिए, उसमें क्लैरिफाई कर देंगे, फाइन, ऑलराइट। अब इसको ठीक से पढ़िए, कोई भी डाउट हो डालिए कमेंट बॉक्स में, क्लैरिफाई कर देंगे उसको, ऑलराइट, फाइन। और कमिंग वीडियोस में इस टाइप का प्रॉब्लम और टेकअप करेंगे हम, ठीक है। अब क्लोज कीजिए इसको।